नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 65 लाख की डकैती पार्ट 4। अंधेरा होने के बाद करमचंद बोला, 8 बजे ठीक रहेगा। लोग शक नहीं करेंगे कि सरकार के किसी विभाग के कर्मचारी इतनी रात गए काम कर रहे हैं। लोग खुश होंगे, वे खुश होंगे कि इमरजेंसी के बाद से डाक तार विभाग के कर्मचारी इतने कर्तव्यनिष्ठ हो गए हैं कि काम के लिए वक्त नहीं देखते। वैसे केबल रिपेयर के काम का कोई वक्त नहीं होता, यह अक्सर देर सवेर भी चलता है। इस काम में कितना वक्त लगेगा? अगर ज़्यादा नफासत ना दिखाई जाए तो 2-2.5 घंटे। तो फिर 8 की जगह 7 बजे का वक्त रखो। अगर इस काम में तुम्हें देर लग गई तो अगले काम गड़बड़ा सकते हैं। बेहतर। वेल्डिंग के सामान का इंतजाम तो हो गया होगा? मायाराम ने गुरांदित्ता से पूछा। सब इंतजाम हो गया है। मैंने गैस के सिलेंडरों सहित सारा सामान पेटियों में पैक करवाकर रख दिया है, गुरांदित्ता बोला। साथ ही मैंने गैस मास्क, एक आग बुझाने का उपकरण और एक 50 फुट लंबी एल्यूमिनियम की फोल्डिंग सीढ़ी भी पैक करवा दी है। शुक्रवार सुबह वह और जरूरत का बाकी सारा सामान उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में मद्रास के लिए बुक करवा दिया जाएगा। बहुत खूब। धावा कब बोलने का इरादा है? विमल ने पूछा। शनिवार रात को, मायाराम बोला। अभी 6 दिन पड़े हैं। इस बीच हमें यह अच्छी तरह ठोक बजाकर देख लेना है कि करनैल सिंह ने जो गश्त का टाइम टेबल हमें बताया है वह सही है। और क्या इंतजाम है? करमचंद 2 वायरलेस सेट बना रहा है। उनके द्वारा बैंक में घुस चुकने के बाद हम ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम और घटनास्थल के बीच संपर्क रख सकते हैं। भगवान न करे अगर काम छोड़कर भाग निकलने की नौबत आ गई तो वह संपर्क सूत्र बहुत काम आएगा। वेरी गुड। इसके अतिरिक्त मैं अनुभव करता हूँ कि हम सबके पास एक दूसरे से मिली हुई और एकदम सही टाइम देने वाली घड़ियां होनी चाहिए, ताकि हम गार्डों की गश्त के समय का एक एक सेकंड तक का हिसाब रख सकें। मेरे और लाभ सिंह के पास घड़ी नहीं है, इसलिए हमें 2 अच्छी घड़ियां भी खरीदनी होगी। ठीक है, एक आध रिवॉल्वर का भी इंतजाम होना चाहिए, गुरांदित्ता बोला। मैं जरूरी नहीं समझता, मायाराम बोला। अगर हम इमारत में घुसने में ही कामयाब न हुए तो रिवॉल्वर वैसे ही किसी काम की नहीं। भीतर पहुंच जाने के बाद अगर गार्डों को हमारी खबर लग गई तो हमारी हालत पिंजरे में फंसे पंछी जैसी होगी। वहां से एकाएक भाग निकलना असंभव है और गार्ड और पुलिस का मुकाबला करने के लिए मशीन गन भी काफ़ी नहीं। अगर हमने गोली चलाई तो न हमारा कोई फायदा होगा और न बचाव, लेकिन पकड़े जाने पर यह बात हमारी सजा दुगनी जरूर करवा देगी कि हमने सशस्त्र डकैती डाली थी और हम चोरी ही नहीं, खून खराबे को भी उतारू थे। नहीं, रिवॉल्वर वगैरह कोई नहीं रखेगा, इसके इंतजाम की जरूरत नहीं। अगर किसी के पास रिवॉल्वर हो तो वह अभी बता दे। मैं नहीं चाहता कि कोई रिवॉल्वर साथ ले जाए और वहां घबरा कर गोली चला बैठे। सब चुप रहे। विमल, मेरे पास रिवॉल्वर तो क्या, पेंसिल घड़ने का चाकू तक नहीं है, विमल बोला। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि हमने ट्रांसपोर्ट कंपनी की 4थी मंजिल की खिड़की से बैंक की छत तक सीढ़ी लगाकर बैंक में पहुँचना है। बैंक की छत ढलुआ है और छत में से इमारत के भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ढलुआ छत के किनारों पर कोई 10 इंच चौड़ी सीधी छजली है जो हमारे बहुत काम आने वाली है। बगल में बनी ट्रांसपोर्ट कंपनी की इमारत की वजह से मेहता हाउस की 4थी मंजिल की सारी खिड़कियों पर अलार्म लगे हुए हैं, यानी कि सिक्योरिटी वालों को यह ख्याल तो आया है कि बगल की इमारत से कोई बैंक की छत तक पहुंच सकता है, लेकिन वे इस बात से भी आश्वस्त है कि वहां पहुंचकर भी कोई भीतर नहीं घुस सकता। लेकिन हम घुस सकते हैं। हाँ, योजना यह है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी की खिड़की से बैंक की छत पर सीढ़ी लगाएंगे और बैंक की छत पर पहुंच जाएंगे। मैं और करमचंद इमारत के कोनों पर लगी अलार्म की घंटियां काट देंगे। घंटियां जमीन से 30 फुट ऊंची लगी हुई हैं और छत से कम 25 फुट नीचे हैं। छत से रस्सी के सहारे नीचे लटक कर घंटियों तक पहुंचना होगा और उन्हें काटना होगा। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट कंपनी की दिशा में बनी बैंक की खिड़की को खोल सकते हैं और सीढ़ी उस खिड़की में लगा सकते हैं। उस खिड़की के रास्ते ही हम और हमारा वॉल्ट का दरवाजा गलाने का सामान बैंक के भीतर दाखिल होगा। हम लोग सीढ़ी पर देख लिए जाएंगे, सीढ़ी ही देख ली जाएगी।
ऐसा नहीं होगा। शनिवार को अमावस की रात है। आजकल सख्त सर्दियों के दिन है। कभी कभार रात को कोहरा भी छा जाता है। नीचे गली में से सीढ़ी तो वैसे ही नहीं दिखाई देगी, और फिर हमें गश्त का पूरा टाइम टेबल मालूम है। हम सीढ़ी तभी लगाएंगे जब गार्ड गली में से गश्त लगाकर जा चुके होंगे। दरअसल ज़्यादा ख्याल हमें इस बात का रखना है कि हमें कोई सुने नहीं, ना कि कोई देखे नहीं। देख हमें कोई नहीं पाएगा, लेकिन हमारी आहट उन्हें नीचे गली में मौजूद न हुए बिना भी सुनाई दे सकती है। इसलिए गैस के सिलेंडर वगैरह सीढ़ी के रास्ते बैंक तक पहुंचाते समय हमें बेहद ज़्यादा सावधानी बरतनी है। कोई चीज़ हाथ से निकलकर नीचे जा गिरी तो बहुत शोर मचाएगी और कहानी वहीं खत्म कर देगी। मायाराम अपने शब्दों का प्रभाव अपने साथियों पर देखने को एक क्षण के लिए रुका और फिर आगे बढ़ा। एक बार इमारत में पहुंच जाने के बाद हम सीढ़ियों के रास्ते ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचेंगे। वहां मेन हॉल में हमेशा प्रकाश रहता है और बंद मुख्य द्वार में बनी ऑब्जर्वेशन विंडो में से भीतर झांका जा सकता है। हॉल पार करके बेसमेंट की सीढ़ियों तक पहुंचने में हमने भारी सावधानी बरतनी है। यह काम गश्त की समाप्ति से पहले ही हो सकता है, क्योंकि गश्त के फौरन बाद एक स्थापित रूटीन के अनुसार ऑब्जर्वेशन विंडो में से भीतर हॉल में जरूर झांका जाता है। यह काम हम अनुमान के आधार पर नहीं कर सकते। हमें निश्चित रूप से यह मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त हम प्रकाशित हॉल में कदम रखेंगे उस वक्त कोई विंडो में से भीतर नहीं झांक रहा होगा। यहाँ वायरलेस सेट काम आएगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी की खिड़की में से गश्त की रूटीन पर निगाह रखी जा सकती है। हम में से एक आदमी पीछे वहीं रह जाएगा। वह हमें वायरलेस सेट पर चेतावनी दे देगा कि कब हम सुरक्षित रूप से हॉल पार करके बेसमेंट की सीढ़ियां उतर सकते हैं। पीछे कौन रहेगा? विमल ने पूछा। करमचंद, मायाराम बोला। अलार्म काटने का सारा काम इसी ने करना है, जो कि बहुत जानलेवा है। उसके बाद यह और काम करने के योग्य नहीं रहेगा। यह वापस ट्रांसपोर्ट कंपनी वाली इमारत में चला जाएगा और हम चारों के इमारत में पहुंच जाने के बाद सीढ़ी वापस खींच लेगा। यह अकेला सीढ़ी खींच पाएगा? खींच पाएगा। सीढ़ी एल्यूमिनियम की है, इसलिए काफी हल्की है। आई सी। मायाराम ने अपलक विमल को देखा। विमल ने लापरवाही से कंधे उचकाए। लगता है, मायाराम बोला, तुम्हारे मन में कोई शंका है। है तो सही, विमल बोला। सीढ़ी की बाबत? करमचंद की बाबत। क्या? मुझे नहीं लगता यह अकेला सीढ़ी खींच पाएगा। अरे यार, बोला ना खींच पाएगा। तजुर्बा किया? कैसा तजुर्बा? कि यह अकेला सीढ़ी को हैंडल कर सकता है, उसे गोदाम की तरफ वापस खींच सकता है, बैंक की तरफ आगे धकेल सकता है। मायाराम खामोश हो गया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। यानी कि नहीं किया। तो अब जरा उस घड़ी का तसव्वुर करो जबकि सीढ़ी वापस खींचने की नौबत आएगी। इसने सीढ़ी वापस खींचने की कोशिश की, ये न खींच पाया। सीढ़ी के बैंक की तरफ की सपोर्ट छोड़ते ही ये सीढ़ी न संभाल पाया तो वो नीचे जाकर गिरेगी। नीचे न भी गिरी तो झूल कर गोदाम की दीवार से टकराएगी और रात के सन्नाटे में इतनी जोर की आवाज करेगी कि पलक झपकते सारे गार्ड गली में होंगे। मायाराम के चेहरे पर चिंता के भाव आए। फिर हम बैंक की इमारत में यूं फंसे होंगे। विमल आगे बढ़ा, जैसे चूहेदान में चूहे फंसे होते हैं। उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? लाभ सिंह फंसे कंठ से बोला। जैसे तुम्हें मालूम नहीं, जैसे सबको मालूम नहीं। तब तुम्हारी गिरफ्तारी, समझे करमचंद? महज वक्त की बात होगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मायाराम बड़बड़ाया। हो के रहेगा तो क्या करना चाहिए? ये भी कोई पूछने की बात है? तजुर्बा करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट कंपनी को माल बुक कराने से पहले तजुर्बा करना चाहिए कि सीढ़ी वापस खींची जा सकती है, खींच के फिर बैंक तक वापस भेजी जा सकती है। शुक्रवार को कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी के हवाले करने से पहले आइडेंटिकल कंडीशंस क्रिएट करके हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि करमचंद अकेला सीढ़ी को हैंडल कर सकता है। मायाराम जिद भरे स्वर में बोला। तुम पागल हो। एक वाहियात जिद पकड़कर सबकी, खुद अपनी भी जान जोखिम में डालना चाहते हो। कुछ नहीं होता किसी की जान को। मैं फिर कहता हूँ, वो सीढ़ी एल्यूमिनियम की है, इसलिए ज़्यादा वजनी नहीं है। करमचंद ने हैंडल की? नहीं। लेकिन तुमने हैंडल की? नहीं। किसी ने की? कोई कुछ न बोला। तो फिर
क्या अभी भी कुछ कहना बाकी है? खामोशी छा गई। उस्ताद जी, फिर लाभ सिंह बोला, ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है, हमें ही ये बात पहले सूझनी चाहिए थी। गुरादित्ता बोला, यह तजुर्बा करने का ख्याल। तब करमचंद भी चिंतित भाव से बोला, किसी न किसी को पहले ही आना चाहिए था। हल्ला हल्ला। मायाराम झुंझलाए लहजे से बोला, हम तजुर्बा करेंगे कि करमचंद सीढ़ी खींच सकता है या नहीं। अभी करो, विमल बोला। अभी मुमकिन नहीं। क्यों? सीढ़ी यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? जहाँ है वहाँ से यहाँ। अरे अभी मिली नहीं, कल डिलीवर होगी। बल्ले भाई, अब तक सीढ़ी की शक्ल नहीं देखी और दावा कर दिया कि उसे करमचंद खींच सकता है। 6 सेक्शन की फोल्डिंग सीढ़ी तैयार करके देने वाले ने बोला था कि सीढ़ी का वजन एक शख्स के संभाल सकने लायक होगा। ऐसी तसल्लियों के आश्रय काम करते हो, फिर भी उस्ताद होने का दावा करते हो, उस्ताद जी कहलाते हो। मायाराम के जबड़े भींचे, उसके चेहरे पर बड़े सख्त भाव आए। ओए काका, लाभ सिंह बोला, हुन छड़ सीढ़ी दा पिछा, कल हो जाएगा ना तजुर्बा। ठीक है, विमल बोला। अब मायाराम को आगे बढ़ने दे। बोलो उस्ताद जी, सीढ़ी का स्यापा खड़ा होने से पहले क्या कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था? मायाराम हड़बड़ाया। हाँ, मैं कह रहा था कि कर्नैल सिंह की ज़रूरत से ज़्यादा रकम मांग लेने की वजह से हमारी योजना में एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, जो कि हमें किसी प्रकार भुगतनी पड़ेगी। विमल के 1 लाख रुपए में से हमारा इरादा एक सेकंड हैंड कार और वैन खरीदने का भी था। अगर 2 गाड़ियां हमारी अपनी होती तो डकैती के बाद राज्य से निकल भागने में हमें बहुत सहूलियत होती। अब यह काम मुमकिन नहीं। कर्नैल सिंह इतना माल डकार गया कि अब हम एक भी गाड़ी खरीदने का सपना नहीं देख सकते। लेकिन गाड़ी की जरूरत तो फिर भी रहेगी, विमल बोला। उसका इंतजाम गुरादित्ता ने किया है। हमें इसकी वर्कशॉप में मरम्मत के लिए आई गाड़ियों में से किसी से काम चलाना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। गुरादित्ता कहता है कि वह शनिवार को एक गाड़ी और एक पिकअप वैन का इंतजाम कर देगा। इससे योजना में इतना ही फर्क पड़ेगा कि डकैती के फौरन बाद राज्य से कूच कर जाने का ख्याल हमें छोड़ना पड़ेगा। हम गुरादित्ता की 2 गाड़ियां अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। वे हमें अगली सुबह गैराज में वापस लौटानी होंगी। मेरे ख्याल से इस इंतजाम में भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, लाभ सिंह लापरवाही से बोला। तो यह है सारी योजना, मायाराम बोला। उसकी पैनी निगाह बारी बारी सब पर फिर गई। कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई कुछ न बोला। मैं कुछ पूछना नहीं, विमल खंकार कर गला साफ करता हुआ बोला, कुछ कहना चाहता हूँ। सबकी प्रश्न सूचक निगाह उसकी ओर उठ गई। क्या? मायाराम ने पूछा। इस अभियान में लाभ सिंह की तहमत नहीं चलने वाली। की मतलब? लाभ सिंह हड़बड़ाकर बोला, तहमत में तुम्हारा पांव उलझ सकता है। सीढ़ी पर आगे बढ़ते वक्त ऐसा हो गया तो सीधे 50 फुट नीचे सड़क पर आकर पड़ोगे। इस काम के लिए जिस्म के साथ टाइट फिट कपड़ों की जरूरत है। तो क्या करूं? पतलून पहनूं? हाँ। ओ बाऊ, मैं तो जब से पैदा हुआ हूं तब से तहमत बांध रहा हूं। आज तक तहमत में मेरा पांव नहीं उलझा। कभी तो पहल होनी ही होती है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं पतलून नहीं पहनने वाला। बहुत जिद करोगे तो वक्त आने पर तहमत उतार कर गले में डाल लूंगा। और तुम हर वक्त नशा करने के आदी मालूम होते हो। नशा लापरवाही को जन्म देता है। लाभ सिंह का चेहरा कानों तक लाल हो गया। उसने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मायाराम पहले ही बोल पड़ा। ठीक है, लाभ सिंह शनिवार को शराब नहीं पिएगा। लेकिन लाभ सिंह ने तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में कहना चाहा। ओए लाभ सिंघा, मायाराम बोला, मन जा कंजर दिया। हल्ला हल्ला। लेकिन उस्ताद जी, इसे समझा दो कि शराब पीकर होश इस जैसे कुक्कड़ खोते होंगे। मैं तो शराब पीकर ज्यादा चौकन्ना और ज्यादा होशियार हो जाता हूँ। गुरमुखो, विमल मीठे स्वर में बोला, मेरी बात का कोई गलत मतलब ना लगाओ। मैंने जो कुछ कहा है सबके भले के लिए कहा है। चल ठीक है, इस दिन ना पीती ते ना सही। शुक्रिया। लेकिन मनाही शनिवार की है ना, आज की तो नहीं। मनाही कभी की भी नहीं। मैं तो फिर हो जाए तुम्बा तुम्बा दारू। और लाभ सिंह ने तहमत की फेंट में से बोतल खींचकर मेज पर रख दी। सदके जावा, गुरादित्ता बोला। लाभ सिंह,
इसी बात पर आज मैं ऐसा मटर पनीर मंगाता हूँ जैसा तूने लाहौर बनने के बाद से आज तक नहीं खाया होगा। तेरा बच्चा जीवे, लाभ सिंह आशीषे देता बोला। वाहे गुरु तेनू लाट साहब बनावे। गुरादित्ता उठकर बाहर चला गया। वातावरण में जो वक्ती तलखी पैदा हो गई थी वह समाप्त हो गई। सुबह तजुर्बा किया गया। गैराज के पिछवाड़े में एक विशाल कंपाउंड था जहां आइडेंटिकल कंडीशंस स्थापित की गई और करमचंद को सीढ़ी खींचने को बोला गया। तजुर्बा फेल हो गया। दूसरी ओर की सपोर्ट हटते ही सीढ़ी के वजन को वह न संभाल पाया। सीढ़ी नीचे को झूल गई और उसका पहला आजाद सिरा भड़ाक की आवाज से जमीन से जाकर टकराया। करमचंद ने फिर कोशिश की, फिर वही नतीजा निकला। अब विमल को छोड़कर बाकी तीनों के हवास गुम थे। की कितना जाए? लाभ सिंह पशेमान लहजे से बोला। उस्ताद जी बोलेगा ना? विमल सहज भाव से बोला। लाभ सिंह ने बाकियों ने भी मायाराम की तरफ देखा। मायाराम बेचैनी से पहलू बदलने लगा। इसी की गारंटी थी, विमल बोला, कि एल्यूमिनियम की होने की वजह से सीढ़ी ज्यादा वजनी नहीं थी। ओए, मायाराम भड़का, बाज आजा। आ गया उस्ताद जी। विमल ने होठ भींच लिए। कई क्षण खामोशी रही। कोई हल भी तो होगा। फिर गुरादित्ता दबे स्वर में बोला, हर समस्या का होता है। करमचंद भी वैसे ही स्वर में बोला। बोलो उस्ताद जी, लाभ सिंह बोला। मायाराम निगाह चुराने लगा, पहलू बदलने लगा। ओए काका, लाभ सिंह विमल से मुखातिब हुआ। हुन तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। जैसा तू ही कुछ करके दिखाना ना। आखिर वड्डा तजुर्बेकार तो तू ही है हम सारे जनों में। समस्या खड़ी की है तो कोई हल भी तो बोलना। बोलूं? विमल तनिक विनोदपूर्ण स्वर में बोला। ओए, रहे रबदाना, अभी भी पूछ ही रहा है? आज रात ही तो हम सब ने फांसी लगना है। अब नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? आसान तरीका तो यही है भाई लोगों, विमल बोला, कि गोदाम की इमारत में करमचंद के साथ एक आदमी और हो, यानी उधर से सीढ़ी को 2 जने संभाले, 2 जने खींचे। वो दूसरा आदमी मैं हो सकता हूँ। मायाराम तत्काल इनकार में सिर हिलाने लगा। सबकी सवालिया निगाहें उस पर टिकी। ये नहीं हो सकता, मायाराम बोला। विमल का मेरे साथ होना जरूरी है। क्यों? करमचंद बोला। वजह मैं अभी नहीं बता सकता, मौका आने दो। वजह तुम सब खुद समझ जाओगे। विमल नहीं तो कोई और? नहीं, भीतर एक आदमी कम से काम नहीं चल सकता। मैं तो सच पूछो तो ये चाहता था कि किसी तरीके से हम सब वॉल्ट के भीतर होते। अब एक आदमी और कम हो जाए, इसका तो मैं ख्याल भी नहीं कर सकता। ओह! फिर खामोशी छा गई। फिर लाभ सिंह विमल से बोला, कोई और तरीका सोच बाऊ। और तरीका? विमल विचारपूर्ण स्वर में बोला। और साइंटिफिक तरीका तो यह है कि पुल्लियां इस्तेमाल की जाए। गोदाम में और बैंक की इमारत में पुल्लियां फिक्स की जाए। 2 गोदाम की इमारत में और 1 बैंक की इमारत में, और उन पर से मजबूत रस्सी गुजारी जाए। रस्सी को गोदाम की ओर मौजूद सारी सीढ़ी के उधर से पहले डंडे के साथ बांधा जाए। फिर रस्सी को काफी पीछे कहीं सीढ़ी के लेवल पर फिक्स पुल्ली से गुजारा जाए। उसको आगे ऊपर लगी पुल्ली से गुजारा जाए, जहां से रस्सी खिड़की से बाहर निकलकर दूसरी खिड़की तक पहुंचे। वहां ऊंचाई पर लगी पुल्ली पर से गुजरे और दूसरे सिरे को बैंक की साइड पर टिके सीढ़ी के आखिरी डंडे से बांधा जाए। इस इंतजाम के तहत जब बैंक की ओर से पुल्ली पर से रस्सी को खींचा जाएगा तो सीढ़ी आगे गोदाम की तरफ सरकेगी। तब करमचंद का काम महज सीढ़ी को संभालना होगा, उसका बैलेंस बरकरार रखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि रस्सी उसकी तरफ की पुल्लियों पर से उतरने न पाए। यूं सीढ़ी सेफ गोदाम में पहुंच जाएगी। वधिया, लाभ सिंह हर्षित स्वर में बोला। कहना न होगा कि इसी प्रोसेस को रिवर्स करने पर सीढ़ी वापस बैंक की इमारत पर पहुंच जाएगी। वधिया, तुम्हारी बातों से लगता है, मायाराम संदिग्ध भाव से बोला, कि इस स्कीम में कोई भेद है। है तो सही। क्या? ये वक्त खाऊ काम है। इस इंतजाम को ऑर्गेनाइज करने में वक्त बहुत बहुत लगेगा। पुल्लियां फिक्स करनी होंगी, उनकी अलाइनमेंट करनी होगी, वजन संभालने की उनकी क्षमता को परखना होगा, ताकि ऐसा न हो कि सीढ़ी पर इंसानी जिस्म का वजन पड़े तो कोई पुल्ली अपनी जगह से उखड़ जाए। कितना कितना वक्त? कम से कम 1 घंटा, 1.5 भी लग सकता है। नामंजूर,
बिल्कुल नामंजूर। हमारा एक एक मिनट गिना हुआ है। यूं 1.5 घंटा बर्बाद करना हमारी स्कीम को बर्बाद कर देगा, हमें बर्बाद कर देगा। सबके सिर चिंतापूर्ण भाव से सहमति में हिले। फिर तो एक ही तरीका है, विमल बोला। लाभ सिंह की जुबान में झटका तरीका। क्या? लाभ सिंह बोला। जैसा कि हमने सोचा हुआ है, गोदाम की तरफ से सीढ़ी परली तरफ सरकाई जाएगी। आने वाले पार जाएंगे तो उधर सीढ़ी के आखिरी डंडे के साथ एक मजबूत लंबी रस्सी बांध दी जाएगी। जब करमचंद की सीढ़ी खींचने की नौबत आएगी तो बैंक की तरफ से हम मजबूती से रस्सी को थाम के रखेंगे और दूसरी तरफ से उसको करमचंद के खींचने पर रस्सी को धीरे धीरे ढील देंगे। इस इंतजाम के तहत न सीढ़ी नीचे गिरेगी और न दूसरी तरफ दीवार से टकराएगी। वधिया, शाबाशी विमल बाऊ। इसमें एक फच्चर है। फच्चर है? हाँ। क्या? जब पहली बार करमचंद सीढ़ी वापस खींच लेगा तो दोनों इमारतों के बीच सीढ़ी की जगह रस्सी तनी दिखाई देगी। ओह, लेकिन ये कोई बहुत हौसला पस्त करने वाली बात नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम पुल्लियों वाले इंतजाम के साथ भी थी। लेकिन का जवाब ये है कि हमें ऐसी रस्सी चुननी होगी जो कि पतली हो लेकिन मजबूती में कम ना हो। ऐसी रस्सी नायलॉन की हो सकती है। मुझे उम्मीद नहीं कि रात के अंधेरे में कोई नीचे से ऊपर सिर उठाएगा तो वो रस्सी उसे दिखाई देगी। अब बोलो, क्या कहते हो? तीनों ने मायाराम की ओर देखा। जब और कोई रास्ता नहीं, मायाराम निर्णायक भाव से बोला, तो ये रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। वैसे मेरा भी इसी बात पर एतबार है कि अमावस की रात के अंधेरे में जमीन से 50 फुट ऊपर तनी रस्सी नीचे से किसी को नहीं दिखाई देगी। वधिया, लाभ सिंह बोला। हमें उस्ताद जी के एतबार पर एतबार है। क्यों वीर ब्रावो? सब ने समवेत स्वर में हामी भरी। महफिल बर्खास्त हो गई। शनिवार रात ठीक 9 बजे करमचंद और गुरादित्ता ने अपना काम समाप्त कर दिया। अंडरग्राउंड केबल में से पुलिस स्टेशन पर बजने वाली घंटी की तार छांटकर काटी जा चुकी थी और केबल को यथापूर्व स्थिति में दफनाया जा चुका था। फिर उन्होंने तंबू वगैरह समेटकर समीप ही खड़ी वैन में लादा और उस पर सवार हो गए। उस वैन के कैनवस पर डाक तार विभाग अमृतसर लिखा हुआ था। वैन की ड्राइविंग सीट पर लाभ सिंह बैठा था। उसने कोई 50 गज दूर खड़ी एक काली फिएट की ओर देखा। उसने वैन की हेडलाइट ऑन की और डिप्पर मारा। तुरंत धीरे धीरे खरखराता हुआ कार का इंजन भी चालू हुआ। उस कार की ड्राइविंग सीट पर मायाराम बैठा था और उसके बगल में विमल मौजूद था। मायाराम ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर दृष्टिपात किया और विमल की ओर देखकर सिर हिलाया। उसने कार को आगे बढ़ाया और थोड़ा आगे ले जाकर दाईं ओर मोड़ दिया। वह ट्रांसपोर्ट कंपनी की इमारत की साइड वाले दरवाजे पर पिछवाड़े से पहुंचना चाहता था। लाभ सिंह ने वैन को गियर में डाला और कार के पीछे लगा दिया। मायाराम ने कार पिछली सड़क पर एक स्थान पर रोकी। वह और विमल कार से बाहर निकल आए। लाभ सिंह ने वैन उनके समीप लाकर रोकी। दोनों वैन में सवार हो गए। वैन आगे बढ़ी। लाभ सिंह ने वैन को ट्रांसपोर्ट कंपनी के साइड के दरवाजे वाली गली में दाखिल करा दिया। वह गली उस समय सुनसान थी। लाभ सिंह ने वैन को ऐन दरवाजे के सामने लाकर रोका। मायाराम फौरन वैन से बाहर कूदा। वह दबे पांव आगे को लपका और दरवाजे पर पहुंचा। अपनी बनाई हुई दोनों चाबियां लगाकर 10 सेकंड में उसने दरवाजे के दोनों ताले खोल लिए। फिर एक के पीछे एक गुरादित्ता, करमचंद और विमल भी वैन से निकल आए। लाभ सिंह वैन को फौरन आगे बढ़ा ले गया। वे चारों भूतों की तरह भीतर दाखिल हो गए। मायाराम ने दोनों चाबियां खुले तालों में ही रहने दी थी। उसने दरवाजे को भीतर से बंद किया और दरवाजे के साथ बनी एक राहदारी में आगे बढ़ा। उसके सिरे पर एक और दरवाजा था। वह भी गली में खुलता था, लेकिन वह भीतर से बंद रहता था। मायाराम ने बोल्ट और दरवाजे के आगे लगी लोहे की छड़ हटाकर दरवाजा खोला। तब तक लाभ सिंह वैन कहीं परे खड़ी कराया था और पैदल चलता चुपचाप गली में दाखिल हो गया था। वह तालों वाले दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दोनों ताले बाहर से बंद कर दिए और लंबे डग भरता अगले दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी कदमों की आहट नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से सब लोग उसे अपना चमरौधा उतारकर कैनवस के जूते पहनने पर राजी कर पाए थे, लेकिन तहमद उतारने के लिए वह तैयार नहीं हुआ था। पतलून का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था।
वह तंग पहुंचे का पजामा पहनने तक के लिए तैयार नहीं हुआ था। दूसरे दरवाजे से वह भीतर दाखिल हुआ तो मायाराम ने दरवाजा बंद करके चिटकनी चढ़ा दी। आगे उसने लोहे की छड़ नहीं लगाई। मुश्किल से 2 मिनट के समय में पांचों आदमी ट्रांसपोर्ट कंपनी की इमारत के भीतर थे। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। इमारत में लिफ्ट भी थी, लेकिन गोदाम बंद हो जाने पर बिजली बंद कर दी जाती थी, इसलिए लिफ्ट भी बंद हो जाती थी। मायाराम को रास्ते की जानकारी थी, इसलिए वह सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे गुरांदित्ता और करमचंद थे और सबसे पीछे लाभ सिंह के साथ विमल चल रहा था। एकाएक लाभ सिंह ने धीरे से डकार मारा। विस्की की गंध विमल के नथुनों में घुसी। वड्डे भापा जी, विमल शिकायत भरे स्वर में धीरे से बोला। बाज नहीं आए ना? ओए, कुछ नहीं होया पुत्रा, लाभ सिंह बड़े इत्मीनान से बोला। यह कल की मुश्क है, अज नहीं पीती। लाभ सिंह झूठ बोल रहा था। विमल ने वितृष्णापूर्ण भाव से सोचा। चाहे वह नशे में नहीं था, लेकिन पी उसने आज ही थी। एक बार अंधेरे में वह उसके साथ टकराया तो उसने अनुभव किया कि वह अपनी तहमन में भी कुछ दबाए हुए था। वे चौथी मंजिल पर पहुंचे। गुरांदित्ता ने एक छोटी सी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में बुक हुए माल के अंबार में वे पेटियां तलाश करने लगा, जो उसने एन सुब्रमण्यम के नाम मद्रास के लिए बुक करवाई थी। जल्दी ही वे तमाम पेटियां मिल गई और उन्हें बाकी सामान से अलग हॉल के मध्य में घसीट लिया गया। गुरांदित्ता पेटियां खोलने का सामान साथ लाया था। मशीन की सी फुर्ती से पेटियां खोली जाने लगी। सारी पेटियां खोलकर सामान निकालने में मुश्किल से 10 मिनट लगे। गुरांदित्ता और लाभ सिंह नट बोल्ट द्वारा एल्यूमिनियम की कई भागों में विभक्त सीढ़ी को एक दूसरे से जोड़ने में जुट गए। करमचंद वायरलेस सेट को चेक करने में जुट गया कि कहीं पेटियों की उठापटक में उसे कोई नुकसान तो नहीं हो गया था। मायाराम और विमल गैस के सिलेंडर वगैरह उठाकर उस खिड़की के समीप जमा करने लगे, जिसका रुख मेहता हाउस की ओर था और थोड़ी देर में जो खोली जाने वाली थी। 9:45 बजे तक सीढ़ी तैयार हो गई। वह हॉल बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं था कि 50 फुट लंबी सीढ़ी उसमें समा सकती। इसलिए खिड़की से विपरीत दिशा की दीवार में बना एक दरवाजा खोलकर सीढ़ी का एक सिरा काफी सारा बाहर निकालना पड़ा। गश्त का टाइम टेबल मायाराम ने हिसाब लगाकर जुबानी याद किया हुआ था। उसके हिसाब से अगली गश्त 9:50 पर होने वाली थी। उसने सावधानी से खिड़की खोली और उसके एक पल्ले की ओट में खड़ा होकर नीचे सड़क पर झांकने लगा। बाकी सब लोग उसके पीछे स्तब्ध खड़े थे। थोड़ी देर बाद नीचे से भारी बूट जमीन पर पड़ने की आवाज आई। मायाराम ने सावधानी से बाहर झांका। प्रकाश के इकलौते साधन शेड वाले बल्ब की रोशनी में उसने देखा कि नीचे 4 वर्दीधारी गार्ड धीरे धीरे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके देखते देखते ही वे मोड़ काट कर दृष्टि से ओझल हो गए। लाभ सिंह, मायाराम खिड़की से परे हटकर धीरे से बोला, अब गली के बल्ब का इंतजाम कर। लाभ सिंह बिना कुछ बोले खिड़की के पास पहुंचा। उसने अपने कुर्ते की जेब से एक गुलेल और एक छोटा सा पत्थर निकाला। लाभ सिंह गुलेल से निशाना लगाने में उस्ताद है। मायाराम विमल के कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से बोला, शेड की वजह से बल्ब पूरा दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी देख लेना, गुलेल दोबारा चलाने की नौबत नहीं आएगी। विमल प्रत्यक्षतः चुप रहा, लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था कि अगर वह अपने होश हवास काबू रखेगा तभी तो कोई नतीजा हासिल होगा। यूं एकाएक बत्ती बंद हो जाने से कोई शक नहीं करेगा? उसने पूछा। नहीं, सर्दियों में बल्ब अक्सर चटक जाते हैं, मायाराम बोला। और फिर यह बल्ब कोई उनकी सिक्योरिटी का हिस्सा थोड़ी ही है। इसके जलने न जलने से उनके सख्त इंतजाम पर क्या फर्क पड़ता है? विमल चुप हो गया। लाभ सिंह ने निशाना लगाया। बल्ब हल्की सी चटाक की आवाज के साथ टूट गया। गली में अंधेरा छा गया। मायाराम ने घड़ी देखी। 9:55 हो गए थे। उसने तत्काल वायरलेस सेट अपने गले में लटका लिया और सामान का एक झोला संभाल लिया। सीढ़ी, वह बोला। लाभ सिंह, गुरांदित्ता तथा विमल ने बड़ी फुर्ती से सीढ़ी खिड़की से बाहर निकालनी आरंभ कर दी। करमचंद ने भी कुछ सामान संभाला। सीढ़ी का दूसरा सिरा मेहता हाउस की छत पर जाकर टिक गया। लाभ सिंह ने सीढ़ी को झटके देकर अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि सीढ़ी वहां से फिसलने वाली नहीं थी। फिर उसने मायाराम को संकेत किया।
मायाराम खिड़की की चौखट पर चढ़ गया। उसने सीढ़ी का खिड़की से थोड़ा आगे का एक डंडा थामा, पीछे एक डंडे पर अपने पांव जमाए और एक चौपाई की तरह सीढ़ी पर आगे बढ़ने लगा। सीढ़ी उसकी वजन से बुरी तरह लचक रही थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वह मजबूत थी, उसके वजन से टूटने वाली नहीं थी। वह सुरक्षित बैंक की ढलुआ छत पर पहुंच गया। उसकी सीढ़ी से पार होते ही करमचंद भी उसी प्रकार आगे बढ़ा। कुछ क्षण बाद वह भी मायाराम के पास बैंक की छत पर था। करमचंद की सीढ़ी से अलग होते ही बाकी तीनों आदमियों ने सीढ़ी वापस खींच ली और खिड़की को थोड़ा सा भिड़का दिया। तभी 10-13 की गश्त पर आए गार्ड नीचे से गुजरे। मायाराम और करमचंद सांस रोके नीचे सड़क पर चलते उनके सायों को देखते रहे। गली में अंधेरा पाकर वे ठिठके तक नहीं। शायद इस प्रकार बल्ब फ्यूज हो जाना या बत्ती बंद हो जाना उनकी निगाह में कोई खास महत्वपूर्ण बात नहीं थी। केवल एक गार्ड ने टॉर्च चला ली और उसका प्रकाश अपने और अपने साथियों के आगे आगे डालता चलने लगा। वे मोड़ काटकर दृष्टि से ओझल हो गए। सड़क फिर खाली हो गई। साले मशीन की तरह काम करते हैं, मायाराम बुदबुदाया। मजाल है वक्त में 1 सेकंड की भी गड़बड़ हो जाए। यह छजली तो बहुत कम चौड़ी है उस्ताद जी, करमचंद शिकायत कर रहा था। मायाराम ने अपने झोले से एक नायलॉन की लंबी मजबूत रस्सी निकाली। उस रस्सी के एक सिरे पर उसने एक फंदा सा बना दिया। करमचंद ने पुल्लियों का सेट, उनको कसने वाले क्लैंप, पेचकस, कटिंग प्लायर जैसे कुछ औजार निकाले। दोनों संकरी छजली पर चलते हुए छत के किनारे पर पहुंचे। वहां उन्होंने बड़ी दक्षता से पुल्लियों को छजली के साथ कस दिया और उन पर से रस्सी गुजार दी। छजली RCC की थी, इसलिए उसके टूटने का खतरा नहीं था। उन्होंने पुल्ली और रस्सी की मजबूती को खूब अच्छी तरह चेक कर लिया। वे प्रतीक्षा करने लगे। 10:37 पर गार्ड फिर गली से गुजरे। उसके बाद वे 53 मिनट बाद वहां प्रकट होने वाले थे। बहुत वक्त था, लेकिन काम भी बहुत जानलेवा था। करमचंद ने पुल्ली से नीचे लटकी रस्सी के सिरे के फंदे में पांव फंसाया और बड़ी दक्षता से इमारत की साइड के साथ नीचे लटक गया। मायाराम धीरे धीरे रस्सी छोड़ने लगा। रस्सी करमचंद के वजन से पुल्लियों के बीच में से होती हुई धीरे धीरे नीचे सरक रही थी। मायाराम ने पहले ही 25 फुट की लंबाई पर निशान लगाया हुआ था। वह निशान आया तो उसने अपना हाथ रोक दिया। अब यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह रस्सी को सरकने न दे। उसने बड़ी मजबूती से रस्सी को थाम लिया। करमचंद ने टटोल कर कंड्यूट पाइप से बाहर आती वह तार तलाश की जो अलार्म की घंटी तक जाती थी। उसने वह तार काट दी। तार में करंट था। करंट से करंट वाली तार टकराने पर एक क्षण के लिए एक शरारा सा फूटा और फिर शांत हो गया। करंट के हैंडल पर इंसुलेशन चढ़ा हुआ था, इसलिए वह करंट करमचंद के शरीर तक न पहुंच सका। फिर उसने रस्सी को एक पूर्व निर्धारित ढंग से झटका दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।